नमस्कार बच्चों। जैसा कि 17 मई कल के दिन आपको पता है कि जेई एडवांस का पेपर 1 और 2 हुआ है। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, खासकर मैथ्स और फिजिक्स में। केमिस्ट्री का भी पेपर अच्छा था। ऑर्गेनिक काफ़ी टफ बताई जा रही है। इनऑर्गेनिक भी है ना, जो होना चाहिए उसके मुकाबले थोड़ी सी डिफिकल्ट है। हाँ, अन्य सेक्शंस के मुकाबले थोड़ा इजी बताया जा रहा है, लेकिन इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन हैं, आइए हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कशन इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आपका री नीट का पेपर बेटा आने वाला है और री नीट का पेपर 21 जून को है। तो 21 जून से पहले कुछ अच्छे क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन है, बट हाँ, क्वेश्चन को फ्रेम करने का जो तरीका है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और आपको पता है कि पेपर का लेवल री नीट का जो है थोड़ा अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग कि टफ हो सकता है। तो आइए उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं ताकि पेपर के साथ जो इंस्ट्रक्शन थे वो भी आप देख सकें कि मार्किंग स्कीम क्या थी जेई में। आइए, सबसे पहले इनऑर्गेनिक का जो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो हर बच्चे को पता है, क्लासरूम में कई बार ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। और आप देखिए, ये डाई एटॉमिक के लिए डाइपोल मोमेंट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो आपको याद आऊगा, तो मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले देखिए कि डाई एटॉमिक के लिए बात हो रही है या पॉली एटॉमिक के लिए बात हो रही है। ठीक है, अगर डाई एटॉमिक के डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन होता है तो हमें ये देखना होता है कि होमो डायटोमिक का क्वेश्चन है या हेट्रो डायटोमिक का है। होमो डायटोमिक है तो जीरो और हेट्रो डायटोमिक है तो नॉन जीरो। ऐसी हम लोगों ने कई बार क्लास में बात करी है ना। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी के साथ साथ। अब आइए यहाँ पर पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक में याद करिए तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर को चेक करते हैं, है ना। कंडीशन अगर आप याद करें तो पहली कंडीशन, इफ लोन पेयर इक्वल टू जीरो, ऑल साइड एटम सेम। इस केस में याद करिए डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। सेकेंड, इफ लोन पेयर इक्वल टू वन, देन इस केस में डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह की कंडीशन आपको बताई जाती है। तो जितने की अभी आवश्यकता है मैंने उतना आपको बताया। आप देखिए, जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें BF3, तो BF3 पॉली एटॉमिक है बेटा। इसमें लोन पेयर जीरो है सेंट्रल एटम पे और सभी साइड एटम सेम है फ्लोरीन के फॉर्म में, है ना। इसका मतलब है, कंफर्म है हम कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें NH4+ की, तो अगेन आप देख सकते हैं लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इक्वल टू जीरो, ऑल साइड एटम सेम इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनका डाइपोल मोमेंट आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, जीरो। और ये दोनों आपस में इक्वल भी है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो एक ही ऑप्शन हमें यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम बाकी दो और केसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि उनका भी हमारा रिवीजन हो जाए। याद करें, NH3 और NF3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। कई बार आपको मैंने बोला है क्लासरूम में कि एनसीईआरटी में इस केस को बहुत डिटेल में उन्होंने समझा रखा है। आप याद करिए, यहाँ पर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। और NF3 की अगर हम बात करें, अगेन नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो और इसका डाइपोल मोमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो है। लेकिन अब दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है या कम है, उसको पता लगाने के लिए आप याद करिए, हम लोग कुछ इस तरह की कंडीशन देखते हैं कि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल वेक्टर विल बी फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर। और बॉन्ड वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो फ्रॉम लो EN टू हाई EN। इसमें हम देख सकते हैं सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है और ये तीनों जो वेक्टर हैं इनके डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, तो यहाँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा और एडिशन का रिजल्ट ज़्यादा आएगा। इसका मतलब NH3 और NF3 में NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने वाला है। तो हमें क्लियरली हमें दिख जाता है करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख भी रखा है कि करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इससे कुछ रिवीजन भी हुआ होगा हमारा। सेकेंड नंबर पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको ये सेक्शन दिखा रखा है मैंने, जहाँ पर उसकी मार्किंग स्कीम वगैरह के बारे में दे रखा है। हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ। ये क्वेश्चन जेई एडवांस की अगर हम बात करते हैं तो जेई एडवांस जो है वो एनसीईआरटी का जो अपडेटेड सिलेबस है
उसको फॉलो नहीं करता। ये पुराने एनसीईआरटी का सिलेबस मान के चलता है, जो ओरिजिनल एनसीईआरटी में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब कुछ था, उसको ये मान के चलता है। तो ये क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूरे पी ब्लॉक से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत आप इसको सॉल्ट का भी मान सकते हैं। आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें इनमें से आपको पहले से पता होंगी, और कुछ चीज़ें जो पुरानी एनसीईआरटी में थी, जो अब पी ब्लॉक से हट गई है, वो भी यहाँ पर है। तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर क्या आपको मिलता है। ठीक है, आइए। तो ये क्वेश्चन एक मिक्सचर है बेसिकली। सबसे पहले आपको दिया है MnO2, करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाने हैं, एक्स वाई जेड को पहचाना। MnO2 का रिएक्शन कंसनट्रेटेड HCl से करते हैं। इस रिएक्शन को कराने पर MnCl2 जो है वो मिल रहा है। MnO2 बेसिकली एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, ये खुद तो +4 से रिड्यूस होके +2 में चला जा रहा है, और Cl को -1 से ऑक्सीडाइज करके ये 0 पे ले जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl- को Cl2 में बदलेगा। आप अगर याद करें तो सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जो क्लासरूम में मैंने क्लासेस ली थी, उसमें मैंने बताया था हैलाइड आयंस का CBI ऑन FB वाला जो भी कंडीशन है, बच्चे जान रहे होंगे जिन्होंने क्लास में पढ़ा है। उसमें MnO2 जो है वो Cl- को Cl2 में कन्वर्ट करता है, और Cl2 का कलर आपको बताया जाता है बेटा ग्रीनिश येलो गैस होती है। और हेलोजेंस का जो कलर आता है, आप याद करें तो वो कलर आता है ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। ठीक है ना, जैसे डी ट्रांजिशन होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, वैसे हेलोजन का जो कलर आता है वो आता है ड्यू टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन। ये क्लासरूम में आपको बताया जाता है। तो एक्स के बारे में हमें पता चल गया कि एक्स कौन होने वाला है, Cl2 है ना। तो सबसे पहले हम एक्स को लिख देते हैं कि एक्स क्लोरीन है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ दिया है एक्स इज यूज्ड फॉर स्टेरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो बिल्कुल सही है भाई, क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज होता है, और आप जानते हैं पानी को साफ करने के लिए स्विमिंग पूल वगैरह में भी क्लोरीन को यूज किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्स जो है वो है क्लोरीन, तो यहां पर मैं एक्स को लिख दे रहा हूं क्लोरीन। ठीक है ना, अब इस क्लोरीन को आप एक्सेस में ले रहे हैं, तो ये पुरानी रिएक्शन है एक्चुअल में, है ना। जब पूरा सिलेबस था तो आप अगर मेरे पुराने नोट्स देखेंगे तो वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। NH3 को जब क्लोरीन के साथ, एक्सेस क्लोरीन के साथ आप रिएक्ट कराते हैं, तो बेटा क्लोरीन एक्सेस है तो क्लोरीन नाइट्रोजन पर भी अटैक करता है, और क्लोरीन हाइड्रोजन पर भी अटैक करता है। तो एक प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजन का ट्राइक्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन अटैक करेगा नाइट्रोजन पे तो नाइट्रोजन का क्लोराइड बनेगा, और हाइड्रोजन पर क्लोरीन अटैक करेगा तो HCl बनेगा। अब इसमें से HCl तो आपको दिया हुआ है, तो ये जो है ये हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा, Y का। तो Y यहाँ पर कौन निकल के आ रहा है बेटा, NCl3 है ना, एक्सप्लोजिव होता है। और ठीक है, तो ये NCl3 आ गया। अब आपको आगे बोल रखा है कि ये जो NCl3 है, Y के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बोल रखा है Y हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। जी नहीं, NCl3 का जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका H का वैल्यू 4 आएगा, 4 का मतलब sp3 है, और sp3 में एक लोन पेयर है ना। और एक लोन पेयर का मतलब ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ठीक है बेटे, तो पिरामिडल होना चाहिए, प्लेनर तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बी तो सही नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन की रिएक्शन जब आप फ्लोरीन से कराएंगे 573, तो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में जिसका नाम होता है बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। याद आ रहा है सभी को, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो याद करिए, मैं क्लास में आपको बताता हूँ एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश 7 टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड बनते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इनमें से जब आप Cl2 का F2 से रिएक्शन कराते हैं 573 केल्विन पर, तो जो प्रोडक्ट है, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन बेसिकली आपको दे रखी है, वो प्रोडक्ट बन के आता है ClF3। तो यहाँ पर ये जो Z है ना, ये Z कुछ नहीं, ये Z मेंशन कर रहा है ClF3 को। ठीक है, चलिए, अब ये जो ClF3 बन रहा है, इस ClF3 के बारे में अगर हम बात करें तो ये ClF3 जो है बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि Z इज यूज्ड इन द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। ये दे रखा था आपको, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है उसके यूजेस में ये पॉइंट दिया हुआ था कि ClF3 को इंटर हेलोजन कंपाउंड के एनरिचमेंट में यूज किया जाता। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, ग्रुप 17 पढ़ेंगे जब आप तो वहां मिलेगा आपको एनसीईआरटी के अंदर। अगला पॉइंट दे रखा है Y इज स्ट्रॉन्गर Lewis बेस देन अमोनिया। Y कौन है, Y इज NCl3। तो आपको NCl3
और NH3 में लुईस बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है। बेटा लुईस बेसिक कैरेक्टर की कहानी समझ लें। तो बेटा NH3 में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसने अपने पास लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखी हुई है, जबकि NCl3 में ऐसा नहीं होगा, नाइट्रोजन पर डेंसिटी कम होगी, क्योंकि क्लोरीन और नाइट्रोजन नकल का ईएन लगभग बराबर होता है और क्लोरीन स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिस पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बेटर बेटर या स्ट्रॉन्गर लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो वाई स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, वाई वीकर होगा। इसका मतलब है करेक्ट आंसर हो जाएगा A एंड C।